हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडक्टेंस टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया था। उससे पहले हमने 2 लेक्चर क्या पढ़ लिए थे, गैल्वेनिक सेल पढ़ लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस और देखते हैं आज कितना हो पाता है ये। तो जो कंडक्टेंस होती है ना, कंडक्टेंस समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिलेट कराता हूँ रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस हमने 10th क्लास में थोड़ी बहुत ना पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जैसा कि आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, रेजिस्टेंस को R से शो करते हैं। और रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। किसके? लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अगर इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दो तो क्या आता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। और अगर ये प्रोपोर्शनल साइन में हटा देता हूं, ठीक है, तो एक कांस्टेंट मिलेगा अपने को, मिलेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है? रेजिस्टेंस है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे मान करके चलो ये सिलेंडर है, ये क्या है? ये पेन एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो मेरे को इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं देखना। कौन सा सरफेस एरिया देखना है? ये वाला। क्यों ये वाला सरफेस एरिया देखना है? क्योंकि इससे पास होंगे ना इलेक्ट्रॉन। भाई ये जितना ज्यादा थिक होगा, ये जितना ज्यादा एरिया होगा, उससे इलेक्ट्रॉन इजीली पास होंगे। तो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी पास होगा। तो एरिया जितना ज्यादा होगा, कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी, मतलब रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रो एल अपॉन ए। अब मैं आपको रो को ना डिफाइन करता हूँ, रो क्या होता है। जैसे अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस निकालने जाऊँ ना, तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ आएगी। जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। मान लो इसकी रेजिस्टेंस आ गई 10 ओम, 20 ओम या 40 ओम, जो भी आ गई। तो ध्यान देना, रेजिस्टेंस क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं ना, तो उसमें उसके फ्लो होने में कितनी दिक्कत आती है या कितनी मुश्किल से वो फ्लो होता है, वो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये आपको बताता हूँ। जैसे ध्यान देना, जैसे कोई भी एक इंसान है, हर इंसान को सेलिब्रिटी नहीं बोल सकते, लेकिन हर सेलिब्रिटी को इंसान बोल सकते हैं। इंसान को अगर सेलिब्रिटी बोलना है तो उस इंसान में कुछ क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो फेमस है, तभी कहेंगे। ये बात आपको क्लियर है? तो अब यहाँ ध्यान देना, रो जो होती है ना, रो एक टाइप की रेजिस्टेंस ही होती है। रो क्या होता है? ये रो जो जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये एक टाइप की क्या होती है? रेजिस्टेंस ही होती है। लेकिन हम हर रेजिस्टेंस को रो नहीं बोलेंगे भाई। रो जो होती है वो रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन हर रेजिस्टेंस को रो नहीं बोलेंगे। कब मैं रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलूंगा, ये बताता हूं। जैसे आप चेक करके देखो भाई, 1 मीटर तकरीबन कुछ इतना होता है, 1 मीटर इतना होता है। तो मेरे को एक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसकी ब्रेड्थ भी क्या है? 1 मीटर है। मतलब एक बॉक्स बनाओ जिसकी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेड्थ हो और 1 मीटर हाइट हो। तो एक बॉक्स हमारा कैसा है? मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स की लेंथ 1 मीटर है और क्या? ब्रेड्थ भी 1 मीटर चाहिए। ये लेंथ 1 मीटर हो गई और ब्रेड्थ भी 1 मीटर हो गई, ठीक है, और हाइट भी 1 मीटर हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो अगर ये एक वायर है क्यूब की फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इधर की साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो भाई वो इसी क्रॉस सेक्शन एरिया में तो फ्लो करेंगे। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो करेंगे। चेक करके देखना, यहाँ का एरिया क्या हो गया? यहाँ का एरिया हो गया आपका 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। और लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगी? 1 मीटर। तो जब लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर होती है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, तब जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस आती है ना, उसको मैं रेजिस्टिविटी बोलता हूँ। मेरी बात दोबारा सुने, मैं हर रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी नहीं बोल सकता, मेरी बात तसल्ली से सुनो। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, किसी भी मटेरियल की कुछ रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी में लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया डिवाइड करूंगा, तब तो जाकर के वो आर की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है और एरिया की वैल्यू भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 और 1 ये तो कट पिट के 1 ही दे देंगे। तो जो आर की वैल्यू होगी वही रो के बराबर होगी। तो कुल मिला के बात मैं ये कह रहा हूँ कि रो जो होता है वो एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है। रो क्या होता है? एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है। कब? जब लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर नहीं है, कुछ और है, और एरिया कुछ और है 1 मीटर स्क्वायर के अलावा, तो जो रेजिस्टेंस आएगी उसे रो नहीं बोलूंगा। भाई मेरी दोबारा बात सुनना,
रो और आर कब बराबर होंगे? जब एल और ए कट पिट के वन आंसर दे रहे होंगे तभी तो रो इंटू वन आर आएगा। तो यहां पर ध्यान दो, रो क्या होता है? रो होता है एक्चुअल में रेजिस्टिविटी। रो होता है रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। लिखो रेजिस्टिविटी may be defined as the resistance of a material having by resistivity क्या होती है? वो resistance ही होती है of any material, of a material having area of cross section 1 meter square and length 1 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इनकी यूनिट्स देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। यू गाइस नो कि रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस आपकी ओम होती है और एल आपका मीटर होता है, ए आपका मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर मेरे को रो की यूनिट्स चाहिए तो रो की यूनिट्स क्या आ जाएंगी? रो की यूनिट्स आ जाएंगी आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो रो की क्या आ गई? ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर। क्या आ गया भैया? ये आ गया ओम मीटर। ओम मीटर रो की यूनिट्स आ गई। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट्स है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस वाले फॉर्मूले को ना रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लूंगा ना, रेजिस्टेंस आर होती है, तो अगर मैं 1/r ले लूंगा तो 1/r क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही रेजिस्टिविटी रो होती है, अगर मैं 1/ρ ले लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टेक रेसिप्रोकल ऑफ किसका? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/r। ठीक है जी, 1/r। ये हो जाएगा 1/ρ और ये हो जाएगा a बाय एल। तो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस 1/r क्या हो गया? G। ठीक है, और 1/ρ क्या हो गया? कापा। देखो भाई, ये कैसे बनाना है? ये जो k बनाना है, ये k ऐसे नहीं बनाना, ये गलत है। क्या बनाना है? ये बड़ा और ये छोटा। ठीक है, इसको हम रीड क्या करेंगे? इसको हम रीड करेंगे कापा। कापा क्या होता है एक्चुअल में? कंडक्टिविटी। क्या होता है कापा? कंडक्टिविटी। ठीक है जी, कापा कंडक्टिविटी होता है। तो 1 बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हो गया। कंडक्टेंस को G से शो किया है, ऑल्दो कंडक्टेंस की स्पेलिंग में G कहीं नहीं आता। ठीक है, तो 1/r G हो गया कंडक्टेंस। 1/ρ जो कि रेजिस्टिविटी होती है, 1/ρ रेजिस्टिविटी, 1 रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आ गया कापा, और a बाय एल को ऐसे ही a बाय एल रहने देते हैं और इस l को इधर और a को नीचे ले आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, G इंटू एल इधर, a इधर और ये कापा। तो G इंटू G स्टार। इस L बाय A को मैंने क्या लिख दिया? G स्टार, और ये हो गया आपका कापा। यहां से फॉर्मूला आ गया। अब G स्टार क्या होता है? G किसके बराबर है? 1/r के। भाई मैंने क्या लिखा? 1/r को G लिखा, और G स्टार किसके बराबर है? G स्टार बराबर है L अपॉन A के, और कापा किसके बराबर है? कापा बराबर है 1/ρ के। चेक करो, रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल कर दिया, R को 1/r कर दिया, कंडक्टेंस आ गया, और रेजिस्टिविटी को रेसिप्रोकल कर दिया, कंडक्टिविटी आ गया, और L बाय A मेरा क्या था? G स्टार। G स्टार को एक नाम दिया जाता है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। ठीक है भाई, सेल कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल, अब सेल कौन सी बात कर रहा हूं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं, G स्टार। तो हमारा फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आता है? कापा इज इक्वल टू G इनटू G स्टार, और यहां पर क्या आता है? रो इज इक्वल टू L बाय O, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है भाई, अभी आने हम देना यूनिट्स पर ध्यान दो। जैसे आपको पता है G की यूनिट
क्या होती है 1/r, और रेजिस्टेंस किस में होता है ओम में, तो 1/ओम लिख दो, तो 1/ओम किसके बराबर आ जाएगा ओम इनवर्स। इसको हम ओम इनवर्स को ऐसे भी लिख देते हैं ओम इनवर्स, या फिर इसको मो भी लिख देते हैं। मतलब भाई कुछ भी बोल रहा है, मतलब भाई हो सकता है साइंटिस्ट का अपना मन जब बनाने लगा तो क्या था, तो ओम को बोला, ये था रेजिस्टेंस ओम, 1/ओम कर दिया ओम इनवर्स, फिर ये इसको लिख दिया ओम इनवर्स, फिर इसको उल्टा ही कर दिया मो कर दिया, और इसका एक और नाम है क्या SI साइमन, इसका एक और क्या नाम दे दिया, ये ओम इनवर्स का ही नाम साइमन है, साइमन को कैपिटल S से शो करते हैं, किससे कैपिटल S से। और आपका कापा की यूनिट्स क्या हो गई, कापा की यूनिट्स हो गई 1/रो है ना, रो की क्या यूनिट्स निकाली थी हमने ओम मीटर, तो 1/ओम मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को क्या लिख रहे थे ओम इनवर्स को साइमन लिख रहा हूं, इसको साइमन मीटर इनवर्स भी लिख देते हैं। और पता है जरूरी नहीं है कि आप लेंथ मीटर्स में ही लोगे, आप लेंथ सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, तो आपकी यूनिट्स साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जी स्टार, जी स्टार की क्या हो जाएगी, जी स्टार हो गया L/A, तो L आपका मीटर में होता है, A मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये आपका मीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है भाई। और मीटर इनवर्स की जगह सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। तो आपका ये क्या हुआ, मैंने आपको रेजिस्टेंस समझाया, रेजिस्टेंस क्या ही समझाया मैंने आपको, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो दिक्कत आती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें दोबारा एक बार देख लो, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, कंबाइन किया L/A, कांस्टेंट आया रो। अब रो मैंने आपको बताया, हर बार रेजिस्टेंस को रो नहीं बोलते, जब L की वैल्यू 1 होगी, A की वैल्यू 1 होगी, तो L/A 1 आ गया, तो जो R की वैल्यू होगी वही तो रो होगा, तो रो एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही है, रो क्या है एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही है। जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है एक्चुअल में, डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ही होती है कब, ऑफ मटेरियल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 और लेंथ 1, ठीक है भाई। अब ये सारा बाकी मैंने आपको ये बताया कि आपको R इज इक्वल टू रो L/A को रेसिप्रोकल लेना है, फिर आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा कापा इज इक्वल टू G इनटू G स्टार, वेयर G स्टार क्या होता है कांस्टेंट होता है, G सेल कांस्टेंट होता है, कापा कंडक्टिविटी होता है, इसको लिख लो। फिर मैं आपको जैसे यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टिविटी बताया, एक टाइप की रेजिस्टेंस, क्या बताया रेजिस्टिविटी एक टाइप की रेजिस्टेंस बताया, वैसे ही जो कंडक्टिविटी होती है एक टाइप की कंडक्टेंस ही होती है। दोबारा सुनो, कंडक्टिविटी एक टाइप की भाई सिंपल सी बात है, जैसे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस थी, सुन भाई किसकी 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर की रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस थी, तो वैसे ही कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होती है जब लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब कुछ सेम है। यहाँ पे कंडक्टिविटी लिख दो, उसके बाद देखो कंडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेंथ 1 मीटर। इसी बात को मैं लिख करके भी दिखा देता हूं, आप इसे लिख लो, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन हल्का सा बस रब करूंगा, देखो भाई नेक्स्ट क्या आता है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की ना सेम डेफिनेशन है, क्या कंडक्टिविटी ये वाली लाइन सेम चिपकानी है, मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी यही वाली लाइन मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी सॉरी एज द कंडक्टेंस of a material having area of cross section 1 meter square and length 1 meter। exactly same definition है, कोई भी फर्क नहीं है, आप इसको लिख लो। अब मैं आपको कुछ और टर्म्स बताता हूँ, और टर्म्स में जैसे मैंने आपको ये बताया कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में फर्क होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में फर्क होता है, छोटा सा ही फर्क हो, जैसे मैं कहूं कि हर कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी नहीं कहा जा सकता, सिर्फ वही कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलूंगा, कंडक्टिविटी उसी कंडक्टेंस को बोलूंगा जब लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में बहुत हल्का सा फर्क है, किसका डायमेंशंस का फर्क है। तो अब मैं आपको एक नई टर्म समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ी सी मुश्किल भी है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, वो कंडक्टेंस समझाने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में समझाता हूँ, आप ये लिख लो, मैं सारा ही रब कर रहा हूँ ये वाला। अब बच्चों जो हम अगली टर्म समझने वाले हैं ना, अगली टर्म जो भी समझेंगे उसका नाम है मोलर कंडक्टेंस, ठीक है।
वैसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अलग अलग चीज होती है, लेकिन अगर उनके आगे मैं मोलर वर्ड लगा दूं, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, तो वो दोनों सेम चीज होती है। दोबारा सुनो, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन अगर उसके आगे मैं मोलर मोलर वर्ड लिख दूं तो वो दोनों सेम हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो मोलर कंडक्टिविटी ही होता है, ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस समझने से पहले एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पहले समझने पड़ेंगे, ठीक है। 11th क्लास का टॉपिक है, अगर आता है तो स्किप कर दो, ठीक है, और अगर नहीं आता तो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पहले पढ़ लेना। 11th क्लास का इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ये समझे बिना अभी आगे वाला नहीं समझ आएगा भाई। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा है NaCl आप पानी में डालते हो, तो NaCl पानी में डालते ही क्या हो जाता है? Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है, ठीक है। और जो कंडक्शन आती है वो किस वजह से आती है? वो इसी वजह से आती है कि आयंस जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है, और आयंस ही कंडक्ट करते हैं। तो NaCl आपने पानी में डाला, वो आयंस में ब्रेक कर दिया, उसके बाद वो कंडक्टेंस शो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस। तो कोई भी वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पर आयंस में ब्रेक हो जाए उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एनी सब्सटेंस which dissociates into positive and negative ions when dissolved in water। भाई ध्यान देना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट करता हो इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना ये दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक क्या होता है? वीक होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, भाई देखो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक तो बाद में थोड़ा डिसाइड कर लेंगे, पहले इलेक्ट्रोलाइट का काम देख लेते हैं, काम क्या होता है। जैसे आप बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रोलाइट हर वो चीज होती है जो पानी में डिसोसिएट होती है, ठीक है। तो पानी में डिसोसिएट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देती है। तो अगर मैं ये कहूं कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डिसोसिएट, तो मैंने जितना किया था, मान लो 1 किलो डिसोसिएट किया था, लेकिन मात्र 4 ग्राम ही 1 किलो पानी में डाला था सब्सटेंस, लेकिन मात्र 4 ग्राम ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटा है, बाकी ऐसे का ऐसा पड़ा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा क्या? हम उसे बोलेंगे यार वो इलेक्ट्रोलाइट ही क्या जो पानी में डालने पर डिसोसिएट ना होता हो। तो बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो भाई इलेक्ट्रोलाइट का काम है पानी में डालो डिसोसिएट हो जाए सारा का सारा, कुछ भी ना बचा हो अनडिसोसिएटेड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो जितना हम पानी में डालते हैं सारे सारे मॉलिक्यूल इनटू देयर फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, these are the substance which when dissolved in water dissociates completely। कंप्लीटली का क्या मतलब है? जैसे मान करके चलो ये NaCl है, ठीक है, NaCl आप वाटर में डालते हैं तो Na+ आयन बनते हैं एक्वस और Cl- आयन बनते हैं एक्वस। मेरी बात सुनना, जब आप NaCl वाटर में डालते हो तो Na+ बनता है, Cl- बनता है। अब मान करके चलो मैंने 100 मॉलिक्यूल डाले, क्या 100 NaCl डाले, तो इनिशियली जब मैंने डाले नहीं थे पानी के अंदर तो ये 100 थे। भाई मेरी बात तसल्ली से सुनो, जब मैंने पानी के अंदर कुछ नहीं डाला था, ठीक है, तो ये 100 मॉलिक्यूल थे और ये आयंस कितने रहे होंगे? 0। लेकिन जब मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो अब इसे बोलेंगे अनडिसोसिएटेड NaCl, जब वो पानी में नहीं था। लेकिन जब पानी में डाला तो जितने डिसोसिएट होंगे, मान लो अगर 100 में से सिर्फ 2 ही डिसोसिएट होते हैं, तो यहाँ पे 2 Na+ आ जाएगा, 2 Cl- आ जाएगा, बाकी 99 यहाँ रह जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग ये तब कहलाएगा जब यहाँ 0 रह जाए
और यहाँ पे 100 Cl माइनस और यहाँ पर 100 क्या हो जाए Na प्लस। मतलब कि सिंपल सी बात है, मैं NaCl एक मॉलिक्यूल पानी में डालता हूं, मैं कहूंगा हाँ भाई डिसोसिएट हो गए, वो कहेगा हाँ भाई डिसोसिएट हो गए। एक और डाला वो भी डिसोसिएट होगा, और डाला वो भी डिसोसिएट हो गया। तो जितने डाले अगर वो सारे डिसोसिएट हो गए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सारे के सारे डिसोसिएट होकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में आ गए। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हुआ ना कि जितना आपने डाला 100 डाले तो 100 आयन में टूट गए, 250 डालते 250 हो जाते, मतलब आप जितना डालो कंप्लीटली टूट जाए। तो यहाँ पर बात मैंने सिर्फ ये बोली है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं which when dissolved in water dissociates completely। dissociates completely का मतलब है 100% टूट जाना, कोई भी ऐसा ना बचाओ जो ब्रेक नहीं हो रहा। एग्जांपल में क्या होता है, एग्जांपल लिखो इसका। एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को फिलहाल ना मैं SE से शो करूंगा, किससे, SE से। तो एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसका एग्जांपल है ऑल सॉल्ट्स। ऑल सॉल्ट्स में क्या आ जाएगा, जैसे सारे सॉल्ट आ गए, NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया और KNO3 हो गया, यार एटसेट्रा एटसेट्रा जितने सारे आपने सीखे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव आयन के जो सॉल्ट्स होते हैं यार, ये 100% डिसोसिएट करते हैं। और आंसर है इसका एग्जांपल है ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑल स्ट्रॉन्ग बेस। अभी मैं आपको ना एग्जांपल सबके दूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के भी एग्जांपल दूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस के भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एग्जांपल्स अभी इनके बाकी हैं, अभी करेंगे। नेक्स्ट आप आ जाओ किस पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, यहाँ ध्यान दो। सेकंड आया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल डाले, जैसे मान लो आपने 100 NaCl डाले, तो 100 के 100 डिसोसिएट नहीं हो रहे, मात्र दो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, दो यहाँ दो यहाँ। तो वहां पे अनडिसोसिएटेड में कितने रह गए, 98 अनडिसोसिएटेड रह गए। मैंने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं डिसोसिएट हो रहे, कह रहा है भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं डिसोसिएट हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं डिसोसिएट हो सकता, तेरा तो काम ही डिसोसिएट होना है। कहता भाई वो सब मेरे को नहीं पता, मैं डिसोसिएट होऊंगा ही नहीं। क्यों, कहता भाई मेरे बस की नहीं है। नहीं बस की, ठीक है भाई, तो फिर मैं तेरे को वीक बोल दूंगा। क्यों वीक बोल दूंगा, क्योंकि यार तुम्हारा काम डिसोसिएट होना है, पानी में जाकर के, पानी में जाके आयंस में टूटना है, तू टूट ही नहीं रहा, ठीक है भाई, वीक क्या देता हूं तेरे को, है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका सिंपल हो गया, these are the substance which when dissolved in water, the substance which when dissolved in water, which when dissolved in water which when dissolved in water dissociates partially। ये पार्शियली का क्या मतलब है कि आपने डाले 100 थे, डिसोसिएट मात्र 2 हुए, बाकी 98% क्या हो गया, अनडिसोसिएटेड रह गया। तो पार्शियली तो डिसोसिएट हो रहे हैं, वी डिसोसिएट पार्शियली इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और देखो भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल काम है कि आपने जितने मॉलिक्यूल डाले थे वो डिसोसिएट ना हो। क्यों डिसोसिएट नहीं हो रहे ये मुझे नहीं पता भाई, शायद इसलिए नहीं हो रहे होंगे क्योंकि वो वीक है, इस चक्कर में नहीं हो रहे भाई। अगर डिसोसिएट ही हो गए सारे तो हम उसे स्ट्रॉन्ग नहीं कह देंगे, ये बात समझ रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। इसका एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल। और जैसे इसके एग्जांपल मैंने क्या बोले, स्ट्रॉन्ग, इसको SE बोला ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, इसको मैं WE बोलूंगा, WE वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या हो गया, ऑल वीक एसिड, ऑल वीक एसिड, वीक एसिड लिखा है गाइस वो, ऑल वीक एसिड, और उसके बाद क्या आएगा, ऑल एंड ऑल वीक बेसिस, ऑल वीक बेसिस। देखो जितने सॉल्ट होते हैं, अभी आपको मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, फिर आपको वीक बेस के एग्जांपल लिखवा देता हूं।
स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके पास HCl आ जाता है, H2SO4 आ जाता है और HNO3 आ जाता है, HClO4 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस में KOH आ जाता है, NaOH आ जाता है। ये दो ही एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में हमारे को पढ़ाए हुए हैं, वो ये हैं, होते तो यार बहुत सारे हैं। अब 12th लेवल पे एक पर्टिकुलर चीजें ही, पर्टिकुलर सिलेबस ही आप पढ़ रहे हैं, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़े पढ़ाए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा बताया गया है। बेस में मात्र 2 बेस बताए हैं। वीक एसिड में और एग्जांपल आ जाते हैं आपके CH3COOH, एक ही आ गया, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड वैसा होता है विनेगर, विनेगर इसी से बनता है। ठीक है, और एग्जांपल है HCN है, H2CO3 है, और भी कई एग्जांपल होते हैं, H2CO3 हो गया, और भी कई होते हैं। और वीक बेस में आपका हो गया BeOH होल ट्वाइस, और आ गया NH4OH। ठीक है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, वीक एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए और वीक बेस हो गए। ठीक है, ये हो गए। और सॉल्ट्स कैसे होते हैं, सॉल्ट्स जो होते हैं वो ऐसे टाइप के हो गए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम, जिसमें OH माइनस या फिर H+ वगैरह आयन नहीं होते, ये होते हैं। ठीक है भाई, ये आपके हो गए। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सारी जानकारी हो गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और जितने सॉल्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बाकी वीक एसिड, वीक बेस आपके क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आप ये लिख लो। अब इसके बाद हम अपना चलते हैं किस पे, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी पे। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं गाइस, मोलर कंडक्टेंस। मैंने आपको क्या बताया था, कंडक्टेंस टर्म सिर्फ कंडक्टेंस और सिर्फ कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन अगर इसके आगे भी मोलर लगा दूं और इसके आगे भी मोलर लगा दूं तो ये दोनों सेम चीज होती है, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको बताता हूं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये बात सुनो, ध्यान दो। मान लो बच्चों आपके पास क्या है, मेरी बात सुनो, क्या है आपके पास, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, सपोज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई सा भी ले लो, एक NaCl आयन, एक NaCl ले लो, दूसरा भी NaCl ले लो। ठीक है, और आपको पता है 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो 1 मोल NaCl लिया, यहाँ भी आपने 1 मोल NaCl लिया, यहाँ भी कितना लेंगे, 1 मोल NaCl लेते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर देख लो भैया तसल्ली से, यहाँ पे मैंने लिया मात्र 10 लीटर वाटर। क्या लिया, 10 लीटर वाटर। और यहाँ मैंने थोड़ा बड़ा बॉक्स ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया 1000 लीटर वाटर, 1000 लीटर वाटर। ठीक है, इसके यहाँ पे 10 लीटर पानी कम है, यहाँ 1000 लीटर पानी ज्यादा है, तो यहाँ चेक करो, मैंने इसके अंदर डाला 1 मोल NaCl, और इसके अंदर भी क्या डाला, 1 मोल NaCl। तो आप चेक करके देखो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 मोल NaCl ब्रेक होके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देंगे। जितने आयन्स यहाँ देंगे उतने ही यहाँ देंगे, मेरी बात तसल्ली से सुनना, जितने आयन्स यहाँ देंगे उतने ही यहाँ देंगे। अब चेक करके देखो, क्या वॉल्यूम दोनों का बराबर है, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है, लेकिन क्या जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है NaCl का, यहाँ पे भी 1 मोल है और यहाँ पर भी कितना है, 1 मोल, तो मैं इसको मोलर कंडक्टेंस बोलूंगा। सपोज वॉल्यूम आप कम ज्यादा करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोल्स कितने फिक्स रखना, 1 मोल। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो कंडक्टेंस होती है किसी सॉल्यूशन की जिसके अंदर वॉल्यूम तो कितना भी हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना भी हो, 10 लीटर, 20 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर, 50 करोड़ लीटर, कुछ भी हो, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को मतलब सिर्फ इस बात से कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए, 1 मोल। तो कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट in any volume of solution, this is called molar conductivity या molar conductance, whatever term you will use। तो यहाँ पर ध्यान दो, conductance of a solution
containing 1 mole electrolyte। मेरी बात सुन भाई, क्या कह रहा हूं मैं? कंडक्टेंस आपकी सॉल्यूशन की होनी चाहिए, कितना कंटेन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट? ओनली 1 मोल। भाई वॉल्यूम कितना भी हो आई डोंट केयर, मैं किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोल दूंगा, बस उसके अंदर वॉल्यूम कितना भी हो नो मैटर, क्या चीज उसके मोल्स कितने होने चाहिए, वो 1 मोल होना चाहिए। ये आधा या पौना या ढाई या 3 नहीं चलेगा कि मैं बहुत रईस हूं, मैं 10 मोल डाल देता हूं, 20 मोल डाल देता हूं, नहीं चलेगा। यहां पर ध्यान देना, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन एनी वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम कुछ भी चलेगा, इन एनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। भैया चाहे मोलर कंडक्टेंस बोल लो, चाहे मोलर कंडक्टिविटी बोल लो, एक ही बात है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ ना भी चलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना भी चलेगा। तो यहाँ पे फिक्स क्या है? यहाँ पे फिक्स है नंबर ऑफ मोल्स, मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कितना कितना फिक्स है भैया? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल फिक्स है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना भी चलेगा, कितना भी हो चलेगा, कितना भी चलेगा। ओके गाइस, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि मोलर कंडक्टेंस किसे कहते हैं, तो बल्ले बल्ले। बात सिर्फ ऐसी है कि क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट लो, 1 मोल कितने भी वॉल्यूम में डाल दो, उसकी जो भी कंडक्टेंस आएगी, कम आए ज्यादा आए, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं उसको मोलर कंडक्टेंस बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो 1 मोल डाला ना, 1 मोल भाई, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, दैट्स इट। हाँ, वो बात अलग है कि आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 10 लीटर में डालोगे तो वैल्यू शायद 20 आ रही होगी, और आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1000 में डालोगे तो वो वैल्यू शायद 20 की जगह 40 आ रही होगी, 80 आ रही होगी, या फिर 90। भाई मैंने माना कि यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, लेकिन यहाँ पर पानी ज्यादा है ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें तैरने जाना है तो कहाँ तैरने में मजा आएगा? जहाँ पे बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में है, या ठीक ठाक थोड़े कम लोग हैं, मतलब बिच्चम बिच्चा इतना नहीं है, तो भाई इजीली आप वहां तैरोगे जहाँ पे बिच्चम बिच्चा नहीं है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 मोल आयन है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, जितने भी आयंस आए वो 10 लीटर में है, जबकि यहाँ क्या है 1000 लीटर में, तो यहाँ पे आयंस थोड़े ज्यादा फ्री है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 मोल 10 लीटर में है, ठीक है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है क्योंकि पानी कम है, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम हो गई, पानी ज्यादा हो गई। चेक कर, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होती है मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है भैया? मोलैरिटी। मोलैरिटी यहाँ पर है 1 मोल इन 10 लीटर, तो 1 मोल इन 10 लीटर कितना आया? 0.1 मोलर। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी कितनी है? 1 मोल इन 1000 लीटर, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.001 मोलर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब पर यूनिट मोल वॉल्यूम कम है, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब पर यूनिट मोल वॉल्यूम ज्यादा है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। देख क्या है, इसको भी मोलर कंडक्टेंस, यार इंसान चाहे छोटा हो, बड़ा हो, पतला हो, मोटा हो, कैसा भी हो, बोलेंगे तो इंसान ही। ये थोड़े है कि 5 फुट का है तो भाई तू आधा इंसान है, पौना इंसान। भाई तू पूरा इंसान है। तू 7 फुट का है, तू भी पूरा इंसान है, तू भी एक्स्ट्रा इंसान नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि मैंने डाला इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल डाला, हो सकता है इसमें वैल्यू कम आ रही है, उसमें वैल्यू ज्यादा आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, आयंस इजीली यहाँ पर तैर पा रहे हैं, मतलब मूव इजीली यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू ज्यादा आएगी कंडक्टेंस की। तो आपको एक बात लिखवा देता हूँ कि जो डाइल्यूट, देखो भैया वहां कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा है और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जहां कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन व्हिच हैव द सॉल्यूशन which has less
less concentration than the other will be called a dilute solution. भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे पानी ज्यादा है तो ये डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया यार, सॉल्वेंट ज्यादा होना, सॉल्यूट कम होना, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान दो कि ऑन डाइल्यूशन, जैसे वो कम डाइल्यूट था, अगर उसमें और पानी डाल करके डाइल्यूट कर दूंगा तो आयंस को ज्यादा जगह मिलेगी, ज्यादा पानी मिलेगा तैरने के लिए। तो वही वाली बात है, ऑन डाइल्यूशन। पता है ये जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है, ये देखो, इसका सिंबल होता है ये ऐसा, ये वाला थोड़ा छोटा बनाना है, ये थोड़ा सा ऐसे करके बड़ा बना देना है। ये यार यूं मत बना देना, ए बनाओगे तो ये भी चलेगा, लेकिन एक्चुअली यही होता है, एक ऐसा और एक थोड़ा बड़ा सा मोलर। ये होता है आपका मोलर कंडक्टेंस का सिंबल। मोलर कंडक्टेंस बोलो, मोलर कंडक्टिविटी तो बोलो। तो मोलर कंडक्टेंस जो होती है, मोलर कंडक्टेंस होती है ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। ये किसका सिंबल है? मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि आयंस ज्यादा फ्रीली मूव कर पाते हैं। अगर आयंस ठीक ठाक मूव कर पा रहे हैं, अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। चलो भाई, अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पानी ज्यादा डालते हो तो आयंस मोर फ्री है टू मूव एनीवेयर, और आयंस जितना मूव करेंगे सॉल्यूशन में उतना ज्यादा कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो याद ध्यान देना, रीजन फॉर इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस अपॉन डाइल्यूशन for strong electrolyte, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस, रीजन फॉर इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस अपॉन डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। रीजन क्या होता है? रीजन इज बिकॉज ऑन डाइल्यूशन जो आयंस होते हैं वो तेजी से भागते हैं, इजीली मूव करते हैं, बढ़िया मूव करते हैं। तो मोबिलिटी, उनकी जो मूवमेंट की जो टेंडेंसी होती है उसे बोलते हैं आयंस की मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। बिकॉज ऑन डाइल्यूशन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, यार ये इंक्रीजेस लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। बिकॉज ऑन डाइल्यूशन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस फॉर strong electron, that's why molar conductance increases on dilution। बच्चों यहाँ ध्यान देना, मैंने आपको सिंपल ये कहा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, ठीक है, यहाँ भी 1 मोल था, यहाँ भी 1 मोल था, जितने आयंस यहाँ थे उतने आयंस यहाँ थे, क्योंकि 100% डिसोसिएट कर जाता है। ऐसा नहीं होता कि कम पानी में डिसोसिएट नहीं करूंगा, भाई वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो नखरे नहीं मारता। कम पानी है तो भी सारा डिसोसिएट कर जाएगा, ज्यादा है तो भी सारा कर जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थोड़ी बिचम बिचा होती है तैरने में, यहाँ पे बिचम बिचा नहीं है, मस्त तैर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये वाली बात आप लिख लो। अब मैं आपको रीजन लिखवाता हूँ कि देखो ये बात तो आपकी ठीक है कि मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज होती है दोनों की ही, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर बोथ मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई ध्यान देना, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो भी इंक्रीज हो रही है मोलर कंडक्टेंस, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो भी इंक्रीज हो रही है। तो रीजन फॉर इंक्रीज इन लैम्डा एम, इसको लैम्डा एम बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस अपॉन डाइल्यूशन। तो ये हो गया। नेक्स्ट रीजन बताता हूं किसका, अगला रीजन फॉर इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस
अपॉन डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या रीजंस हैं कि क्यों इंक्रीज होता है? पहला रीजन तो ये है, जैसे इसको आप हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप डाइल्यूट करोगे तो आयंस, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यार, वीक बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑन डाइल्यूशन आयंस तो बढ़ते ही, वो क्या बोलते हैं, आयंस की मोबिलिटी तो बढ़ती है। ये वाला रीजन तो है ही है। एक और रीजन है, जैसे आपको पता है एक बच्चा पढ़ने में काफी तेज हो और एक बच्चा पढ़ने में काफी तेज ना हो, तो जो बच्चा बहुत तेज है वो तो चलो ठीक है भाई, आपने उसे एक बार या दो बार समझाया, वो कॉन्सेप्ट समझ गया, वो लिख भी देगा। लेकिन क्या जो वीक बच्चा है, आप उसे एक दो बार समझाओगे तो क्या वो कॉन्सेप्ट समझेगा? नहीं, शायद हो सकता है ना समझे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना जिंदगी में कभी नहीं समझेगा। वीक बच्चा है, पढ़ने में वीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीक है ना, उसको कॉन्सेप्ट एक बार या दो बार नहीं, उसे 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार समझाओ। अरे एक ही बात जब बार बार बोलोगे तो वो एक टाइम तो समझ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वीक बच्चों में थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझेंगे नहीं, वो समझेंगे, थोड़े एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो यहां ध्यान दो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो पानी चाहे कम था 10 लीटर, चाहे पानी ज्यादा था 1000 लीटर, वो यहाँ पे भी 100% डिसोसिएट कर रहा था, यहाँ पे भी 100%। वो नखरे नहीं मार रहा था कि यार यहाँ पे मैं पूरा डिसोसिएट नहीं होऊंगा, मेरे को पानी नहीं मिल रहा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो कम पानी में पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाता, उसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जहां पानी ज्यादा होगा, जहां डाइल्यूशन ज्यादा होगी, वहां पानी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जितने आयंस नहीं आ रहे होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा आयंस यहाँ आएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, जो आयंस आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वो कम पानी वाले केस में कम आयंस होंगे और यहाँ पे आयंस ज्यादा होंगे। तो ऑन डाइल्यूशन ये चेक करो, रीजन क्या होता है? बिकॉज, इसका आंसर मैं लिखवा रहा हूं आपको, आंसर क्या है? बिकॉज ऑन डाइल्यूशन फर्स्ट नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस को आप ये भी बोल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ठीक है, जब आप डाइल्यूट करते हो, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना भैया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट नहीं रहता, किसमें? जब आप कम पानी दे, भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम में भी पूरा डिसोसिएट था, ज्यादा में भी यही था, बस यहाँ पे मोबिलिटी ज्यादा थी इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कि कम पानी में पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाते, ज्यादा वाले में थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। भाई पानी का काम क्या है? पानी का काम है आयंस को तोड़ना, दूर दूर करना, आयंस बनाना। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या है, ये वाला ना, ये वाला माइनर फैक्टर है, ओ सॉरी मेजर फैक्टर, ये मेजर फैक्टर है। ठीक है, और एक और आता है माइनर फैक्टर, अगेन वही है कि ऑन डाइल्यूशन आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, और ये वाला आपका माइनर फैक्टर है। ठीक है, यहां पर ये क्या है? माइनर फैक्टर। ये मेजर फैक्टर और माइनर फैक्टर क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन अभी समझ आएगा। तो कुल मिला के आप बच्चों ने अभी तक क्या समझा कि जो आपके मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज होती है फॉर बोथ, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी। स्ट्रॉन्ग के लिए रीजन क्या था? स्ट्रॉन्ग के लिए रीजन ये था कि ऑन डाइल्यूशन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग में यहाँ जितने आयंस थे यहाँ भी उतने ही आयंस है, वो नखरे नहीं करता कि पानी कम है मैं नहीं ब्रेक होऊंगा आयंस में, तो इसलिए सिर्फ एक आयनिक मोबिलिटी केस होता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बेचारा नहीं डिसोसिएट हो पाता, वीक है ना, कम पानी में, कम समझाओगे वीक बच्चे को नहीं समझ पाएगा, जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो नहीं समझ पाएगा, थोड़ा तसल्ली से रुक करके समझा। तो आप और ज्यादा पानी डालो, कम पानी था ना, और ज्यादा पानी डालो, वो डिसोसिएट ज्यादा होगा, मतलब डिग्री, उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो क्या आंसर होगा? बिकॉज ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, और ऑन डाइल्यूशन आयनिक मोबिलिटी, तो वो केस तो है ही है। ये लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जल्दी लिखो। देखो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंडक्टिविटी। मैंने आपको क्या कहा था, कंडक्टिविटी अलग होता है, कंडक्टेंस अलग होता है। वो तो जब दोनों कंडक्टिविटी के आगे मोलर लगा दिया, कंडक्टेंस के आगे मोलर लगा दिया, तो वो सेम हो गए थे। तो मैंने आपको मोलर कंडक्टेंस तो समझा दिया कि भाई मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आपको आता है कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी अलग होता है मोलर कंडक्टेंस से, या मोलर कंडक्टिविटी से अलग होता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ध्यान देना, मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी क्या, कि कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर, ये सब बताया था ना। तो यहाँ ध्यान देना, इसका एस्पेक्ट पहले समझ लेते हैं कि हाँ कोई पूछे हमसे कंडक्टिविटी तो हम क्या बोले। जैसे आपको मोलर कंडक्टेंस में मैंने आपको ये बताया था नंबर ऑफ मोल्स फिक्स थे और वॉल्यूम कुछ भी ले रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स रख के नंबर ऑफ मोल कुछ भी लेंगे। क्या ध्यान दो, मान लो यहाँ पर क्या है आपका, एक बॉक्स है, ये, और एक और बॉक्स है। साइज छोटा बड़ा बन सकता है, लेकिन मान करके चलना है साइज दोनों का बराबर है, ठीक है। यहां पर मैं लेता हूं 4 मोल सॉल्यूट, यहां पे मैं लेता हूं 12 मोल सॉल्यूट, ठीक है। और यहां पर मैंने डाला किसमें, यहां पर मैंने डाल दिया सपोज, या यहां पर ले ले भाई 10 मोल, 10 मोल ले ले, चल यहां ले ले 100 मोल। और वाटर जो सॉल्यूशन है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां भी 1000 लीटर रखो, और वॉल्यूम यहां भी क्या रखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1000 लीटर। तो चेक करना भाई, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, मोलारिटी हो गई 10 अपॉन में 1000, इतने मोलर, ये आ गया 0.01, और यहाँ पर क्या है 100 अपॉन 1000 है, तो ये आ गया 0.1। तो चेक करके देखना, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, कॉन्सेंट्रेशन वहां ज्यादा है, वॉल्यूम दोनों में बराबर है। तो अगर भाई तू यहाँ 10 मोल आयन डालेगा तो 10 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालेगा तो 10 मोल जितने आयंस देंगे 100 मोल उससे ज्यादा देंगे। मैंने आपको मेजर फैक्टर अभी पिछला क्या लिखवाया था, चेक करके देख, वीक वाले में मेजर फैक्टर क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ आयंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयंस वाला फैक्टर मेजर था और आयनिक मोबिलिटी वाला ज्यादा। चेक कर भाई, यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम है, यहाँ पे मोल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे आयन ज्यादा होंगे, आयन ज्यादा है ना। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पे 10 मोल थोड़ा इजीली तैर रहे होंगे, क्यों इजीली, यहाँ पे 10 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इजीली तैरेंगे तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे 100 मोल है, आयन ज्यादा है, लेकिन मोबिलिटी उतनी खास नहीं होगी। मैंने मेजर फैक्टर क्या बताया था, आयनिक मोबिलिटी को, या फिर भाई पीछे पलट के देख ले यार एक बार, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक मोबिलिटी को मैंने माइनर फैक्टर बताया था, और नंबर ऑफ आयंस को ज्यादा तगड़ा फैक्टर बताया था कि नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है ना, तो कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर आ जाओ, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी जो होती है वो ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस, ये साइन किसका है, decreases for both strong electrolyte and weak electrolyte, strong electrolyte and weak electrolyte। why? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आयन ज्यादा, यहाँ आयंस कम, आयन ज्यादा है, बिचम बिचा ज्यादा होगा, आयंस की मोबिलिटी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे आयंस कम होंगे, बिचम बिचा कम होगा, मोबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन मेजर फैक्टर क्या था, मोबिलिटी या फिर नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस मेजर फैक्टर था। तो कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, वहां पे तो नंबर ऑफ आयंस बराबर थे, तो आयंस बराबर थे तो मोबिलिटी वाला फैक्टर देख लिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भाई, मोलर कंडक्टेंस में वहां पे मोल्स 1 मोल थे ना, यहाँ तो मोल्स का ही फर्क आ गया, क्या आया यहाँ पे, तो यहाँ मोल्स ज्यादा है और वहां मोल्स कम है, तो मोल्स ज्यादा है तो आयंस ज्यादा होगा। भाई सिंपल सी बात है कि कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज होती है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं ना, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। भाई सिंपल सी बात है, कौन डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये 10 मोल वाला डाइल्यूट है, ये वाला थोड़ा कंसंट्रेटेड है, तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन decreases for both strong or weak electrolyte because number of ions per unit volume decreases on dilution, ठीक है भैया। और ये पता है क्या केस है, ये केस ऐसा है, चेक कर दोनों में वॉल्यूम फिक्स है, इन बोथ केस
अरे चाहे लेफ्ट वाला केस है एक और एक राइट वाला केस है, तो लेफ्ट और राइट वाले केस में फर्क क्या है? इन बोथ केस नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। वॉल्यूम क्या होना चाहिए दोनों का? वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। भाई पीछे तुमने ये देखा नंबर ऑफ मोल 1 मोल थे और वॉल्यूम कुछ भी था। ये वो एस्पेक्ट है, कंडक्टिविटी वो एस्पेक्ट है जहां पे वॉल्यूम सेम होना चाहिए और बाकी नंबर ऑफ मोल कुछ भी चलेगा। तो भाई देखो, अगर ये तुम्हारे को कंडक्टिविटी नहीं समझ आई मेरे को बताओ, ठीक है, बताओगे, मैं तुम्हारे को दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। मैंने सिंपल ये कहा कि कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज होती है, जबकि मेरी बात सुनो, कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज होती है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही थी? ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही थी। मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। और मोलर कंडक्टिविटी एस्पेक्ट था जिसमें वॉल्यूम कुछ भी था, मोल सेम थे। तो जब आयन सेम थे तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, तो कंडक्टेंस ज्यादा। यहां पर क्या है? यहां तो आयन ही ज्यादा हो गए, तो आयनिक मोबिलिटी एक माइनर फैक्टर होता है, ठीक है। तो conductivity on dilution decreases for both strong electrolyte and weak electrolyte because number of ions per unit volume decreases on dilution in spite of the fact, in spite इसके आगे लिखो, in spite of the fact, सॉरी ये लिखवाना भूल गया था यार, in spite of the fact that ionic mobility is more in case of dilute solution, in case of dilute solution, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस घट गए पर यूनिट वॉल्यूम, और जबकि नंबर ऑफ आयंस अगर पर यूनिट वॉल्यूम घटे होंगे तो आयंस कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं, तो आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ रही होगी। तो आयनिक मोबिलिटी माइनर फैक्टर होती है, ठीक है। आज ये कर लो। नेक्स्ट क्लास में, जैसे आज हमने ये थोड़ा थियोरेटिकल और इसका ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा ना कि ऑन डाइल्यूशन कौन बढ़ता है कौन घटता है, ये वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके फॉर्मूला वाइज, मतलब फॉर्मूले से रिलेट कराऊंगा। इसके हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी फिलहाल आज की क्लास में इतना कर लो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।